डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार नदियों को जोड़ लेने से समुंदर नहीं बनता, उसी प्रकार एक जंग जीत लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो ठीक उसी प्रकार आज मैं आपके समक्ष अपनी सामान्य विज्ञान से संबंधित सेकंड टेस्ट सीरीज लाया हूँ। इससे पूर्व मैं एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को सामान्य विज्ञान से संबंधित लगवा चुका हूँ और आज यह मेरी सेकंड टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित और भी जो है प्रश्न दिए गए हैं और यह प्रश्न विभिन्न प्रकार की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज के अपने कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी, पिंड के रूप आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ आपको रखने की नहीं, यहाँ समझने की ज़रूरत है। और समझने के लिए प्रश्न को फिर एक बार मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ। पिंड के रूप आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ग्रेविटी जी का मान। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जिसे हम जी बोलते हैं, और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये सभी वस्तुओं पर लगता है। अब उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कोई भारी व्यक्ति है या कोई हल्का व्यक्ति है? क्या जी का मान भारी व्यक्ति के लिए अधिक है? क्या पृथ्वी पर कुर्सी है, टेबल है, तखत है, इनके लिए जी का मान क्या डिफरेंस हो सकता है? नहीं। पृथ्वी पर हर एक वस्तु के लिए जी का मान हमेशा इक्वल होता है और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ कहा गया है प्रश्न में कि पिंड के रूप, उसकी आकृति और उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या ग्रेविटी जी का मान निर्भर नहीं करता, वो सभी जगह एक जैसा है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर होता है। माने जी का मान जो है वो ध्रुवों पर क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पृथ्वी पर वजन 38 केजी है तो बुध पर आपका जो है वजन 14.3 होगा, माने 14.3 केजी होगा। अगला जो प्रश्न है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है ग्रेविटी। जो दो वस्तुएं होती हैं, जब उनके बीच कोई जो है गुणन होता है तो वो ग्रेविटी के सिस्टम पर निर्भर करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कैपिटल जी के संदर्भ में है, और कैपिटल जी जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो आप लोगों को शायद मालूम हो, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। ये जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की वैल्यू, इस वाले जी की। और यहाँ इसका जो मात्रक दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रति किलोग्राम इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ के जी इनवर्स 2 चढ़ा हुआ है। अगर हम इसको साइड में लिख देते हैं तो इसे इनवर्स में बोलते हैं, और अपॉन में लिखते हैं तो इसे हम स्क्वायर बोलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही कथन क्या है? तो देखिए, प्लेनेटरी जो बॉडीज होती है उसके लिए केपलर के नियम कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षीय वेग जिसका जितना अधिक होता है उसके द्रव्यमान के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में जो जी का मान होता है वो प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। जी हाँ, हर एक वस्तु हर एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगी एक निश्चित फोर्स के साथ, तभी तो वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण वो
सर्किल राउंड में परवलयाकार गति करते रहते हैं। वही पूछा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, एक कमजोर बल जो होता है वो क्या होता है? ग्रेविटी बल। जो कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो जल्दी क्षीण हो जाता है। एक कमजोर बल होता है ग्रेविटी बल, जो कि जल्दी ही क्षीण हो जाता है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है, कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। जी हाँ, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच जो ग्रेविटी बल है वो निर्भर नहीं करता है तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। मैंने अभी आपको बताया है कि वजन पर ग्रेविटी का कोई महत्व नहीं है। हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही उससे लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा लग जाए या उसमें कुछ कम लग जाए। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच ग्रेविटी बल निर्भर नहीं करता है उनके द्रव्यमानों पर। अगला प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अब बात क्या है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यहाँ समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ तक समझने की ज़रूरत। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर प्रभाव पड़ेगा, माने गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होता है। क्या होता है? 4 के गुणन में कम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है और यह बल जो है उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। बताया मैंने, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने विपरीत अनुपात में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दुगना हो जाएगा। अगर एक का द्रव्यमान दुगना हो जाएगा तो उनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है जो समानुपाती होता है किसके? उनके द्रव्यमानों के गुणन के। ध्यान रखो, द्रव्यमानों के गुणन के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 2 पॉइंट यहाँ हैं और दोनों तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच बल है वो 9 गुना होगा। क्या होगा? 9 गुना होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल 9 गुना होगा। अभी मैंने क्या बताया? गुणन के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गई? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 9 गुना। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या होता है? ग्रेविटी। जी हाँ, पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है तो उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। स्वाभाविक है कि ग्रेविटी जो है हर एक वस्तु में है क्योंकि उसी के कारण कोई भी चीज़ टिकी हुई है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रहों में नहीं होता है। आप द्रव्यमान अधिक होगा तो आपको ग्रेविटी महसूस होगा। सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं पर ग्रेविटी का मान समझा नहीं जा सकता, माने महसूस नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, बल को हम लोग भार कहते हैं, तो एक तरह से लोड लग गया है, वो भार कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी के द्वारा किया गया कार्य उनकी आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो देखिए, ग्रेविटी जी की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इंपॉर्टेंट है, आपको इससे एक क्वेश्चन इसका और बनता है
हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की तो प्रिस्टल ने की थी, लेकिन हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने की थी। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। तो कैपिटल जी की भी खोज यहाँ किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है दोस्तों वो किसी भी वस्तु पर लागू होता है, माने कि हर एक वस्तु पर लागू होता है और वस्तुओं के किसी भी युग्म पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। सूत्र में जी को क्या कहेंगे? सावत्य गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है और ये F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है जो है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? देखिए, जब कणों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है तो इनके बीच जो होता है ग्रेविटी का मान क्या होता है? घट जाता है या कम हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? चौथाई रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? जी हाँ। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है दोस्तों? कैपिटल जी का मान ध्रुवों पर या स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसीलिए ध्रुवों पर जो है इसका मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है वस्तु के भार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर, तो आपको मालूम है कि केंद्र पर जी का मान जो है वो जीरो होता है, माने कि केंद्र पर वस्तु का भार भी जीरो होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। वस्तु को जितनी अधिक ऊंचाई पर लेते जाएंगे हम, वस्तु का भार उतना ही घटता जाएगा। न केवल ऊंचाई पर ले जाने पर घटता है, अपितु अगर हम जितनी नीचे भी ले जाएंगे उसमें जी का मान उतना भी कम होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये है अगला कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दो स्थूल वस्तुएं हैं, सिंपल। आप टेबल है और आप बैठ गए टेबल पे, तो आप और टेबल के बीच लगने वाला बल क्या है? ग्रेविटी, जिसके कारण आप टिके। अब आप सोच रहे होंगे फ्रिक्शन भी तो लगेगा, स्वाभाविक है फ्रिक्शन भी लगेगा, लेकिन जिस नियम को हमें समझना है उसके हिसाब से हमें उस हिसाब से समझना होगा। हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखना किसके कारण संभव है? ग्रेविटी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह उपग्रह एक राउंड में सर्किल में घूम रहे हैं, नहीं तो अभी तक वो अलग हो जाते। क्या कोई पकड़े हुए है उन्हें? नहीं, केवल ग्रेविटी बल उसको पकड़े हुए है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैपिटल जी होता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य निर्भर नहीं होता है। अभी मैंने बताया था कि द्रव्यमान पर जी का मान महत्व तो नहीं रखता है। आप चाहे मोटे हो चाहे पतले, जी का मान 9.8 ही लगेगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। देखो, आप पलटने का तरीका देखिए। आप पहले दे दिया आंसर, फिर पूछ रहा क्वेश्चन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, 3 गुना होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी सिद्धांत, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जी हाँ, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी। जी हाँ दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं प्रश्न, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गतियों से संबंध में है वही चीज, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन माने ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, माने कि गति है गुरुत्व भी है, लेकिन गुरुत्व के अधीन गति का क्या मतलब है यहाँ समझ लेते हैं। मुक्त रूप से गिरना संभव है केवल निर्वात में। ये प्रश्न आपने कई बार देखा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तित है, कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी गति होगी, है कि नहीं? तो यहाँ केवल पूछा गया है मुक्त रूप से गिरना संभव है केवल निर्वात में। निर्वात क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वात वह स्थान जहाँ हवा नहीं होती है उसे हम निर्वात बोलते हैं। और जब निर्वात में कोई वस्तु गिरती है तो उसमें गति एक समान होती है। दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है क्या? गुरुत्वीय बल। अभी आपको बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल
गुरुत्व बल होता है, क्योंकि अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही तो था भाई साहब। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ, एक पिंड का अधिकतम भार उसके केंद्र पर होता है और ग्रेविटी भी उसके केंद्र पर लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और पृथ्वी पर इसका भार होगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो 98 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि उस पर जी का मान तो लगेगा ना उसमें। आगे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं दोस्तों। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी बताया। अब यहाँ इनवर्स आप दो देख रहे हैं, तो हमने आपको फिर बताया है कि आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं या मीटर सेकंड इनवर्स 2 लिख सकते हैं। अगर आप बगल में लिखते हैं तो आपको -2 पर चढ़ा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं क्या, शून्य। क्यों, क्योंकि वहाँ निर्वात होता है और निर्वात में किसी भी वस्तु का भार या वजन महसूस ही नहीं होता है, इसीलिए वहाँ शून्य होता है। जी का त्वरण कैपिटल जी m/r² होता है। यहाँ m द्रव्यमान है, जी ग्रेविटी है, r क्या है, रेडियस, दो स्थानों के बीच की दूरी के वर्ग है। ठीक है ना, द्रव्यमानों के गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझो, जी इंटू एम माना कि द्रव्यमान के गुणनफल और बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती 1/r² लिखेंगे अपन लोग, व्युत्क्रमानुपाती माने अपॉन में आ जाता है वो। तो ये पूरा फॉर्मूला टाइप उसमें लिख दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य जो है शून्य होगा। क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि खुद के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, वो तो जी की वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से वो सर्कुलर राउंड में है। अब सपोज करने की बात है कि यदि मान लीजिए हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी का प्लाइन वेग होता है, इस प्लाइन वेग से अधिक वेग से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी, तो क्या वो वापस आएगी? अगर आपने इंटर ढंग से पढ़ा है तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बात सही है, नहीं आएगी। इसका रीजन ये है कि जब कोई भी वस्तु पृथ्वी के प्लाइन वेग से अधिक वेग से ऊपर फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी की कक्षा में उसी गति से घूमने लगती है जिस गति से पृथ्वी गतिमान है। तो अब वहाँ जब वस्तु में कोई बल लग रहा, क्या केवल ग्रेविटी बल को छोड़ के कोई बल नहीं लग रहा, तो ग्रेविटी बल के कारण वो घूम रही है, इसके लिए उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो गया। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार शून्य होता है, क्योंकि केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह m तथा त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण अनुपातिक होता है। अभी बताया हमने, g इंटू एम और व्युत्क्रमानुपाती 1/r², माने कि त्वरण द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कितनी बार क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है किस पर, तो अभी फिर बताया हूं मैं कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, आप पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगेगी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह से लगाए गए चट्टान पर असर होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा। चंद्रमा की सतह से लगाए गए चट्टान पर असर होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जी का मान आपको क्या कर देता है, स्थान परिवर्तन। क्योंकि अब बेसिक समझने की जरूरत है। आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि पृथ्वी पे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि चंद्रमा पे पृथ्वी के मान का 1/6 हिस्सा ग्रेविटी का होता है। कई बार पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। तो ठीक उसी प्रकार
जब कोई अब ग्रेविटी का प्रभाव है, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, बराबर होगा, और पृथ्वी पर भी बराबर होगा। भार में परिवर्तन संभव है, क्योंकि यहाँ 100 किलो की बोरी, वहाँ 10 किलो की बोरी के इक्विवेलेंट तो हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान माने वजन तो नहीं कम होगा ना, माने द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार में परिवर्तन संभव है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति क्या कारण किसके कारण संभव है, गुरुत्व बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा किस कारण सर्किल राउंड में घूम रहा है, गुरुत्व त्वरण के कारण या गुरुत्व बल के कारण। अगला देख लीजिए दोस्तों, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान क्या है, 60 केजी है। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान भी 60 केजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि चंद्रमा से जब कोई वस्तु पृथ्वी पर लाई जाती है या पृथ्वी से कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो भार में तो परिवर्तन संभव है, लेकिन भाई साहब द्रव्यमान में परिवर्तन संभव नहीं है। 1 किलो वजन की चीज वहां 1 किलो वजन में ही रहेगी, बस ये है ग्रेविटी के कारण वो हल्की जरूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहा है तो 60 का 60 ही रहेगा, और अगर यहाँ भार की बात करता तो 10 केजी इसका आंसर हो सकता था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है, क्योंकि पृथ्वी पर द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण के मान का 1/6 हिस्सा चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां पर गुरुत्व त्वरण 0 होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है सेंट्रल पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई है एक सर्किल है, इसका जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर जी का मान 0 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इस वजन देखिए, फिर देखिए भाई साहब, क्वेश्चन को फिर से वही पूछ लिया। वजन, अभी द्रव्यमान पूछा था तो 60 का 60 आंसर था, लेकिन अब वजन माने भार, और भार क्या होगा, 1/6 मतलब कि 10 न्यूटन। दोस्तों देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना, 1/6 गुना, जो मैंने अभी पहले भी बताया कि पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण है उसका 1/6 हिस्सा आपको चंद्रमा पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार 1000 न्यूटन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान का 1/6 हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, के अनुसार जी का मान घटता है। किसके अनुसार, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी जी का मान घटता जाएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी जी का मान घटता जाएगा, जैसे जैसे घूर्णन गति बढ़ेगी जी का मान घटेगा, और जो घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिए, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है, और जी का मान केंद्र पर 0 होता है, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटेगा, और गहराई बढ़ने पर जी का मान घटेगा, और केंद्र पर जी का मान 0 होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात जो होता है h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। गहराई तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का जो अनुपात है वो बढ़ेगा, मान घटेगा, अनुपात बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि केंद्र की ओर जाने की बात कर रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे आप पर केंद्र पे 0 होता है, देखिए केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र की ओर अभी जा रहे, पहुंचे नहीं है, जब हम केंद्र की ओर जा रहे हैं तो जी का मान घट रहा, केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो जी का मान 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड होता है क्या, भारहीनता की स्थिति। क्यों, क्योंकि मुक्त रूप से, बात समझने की जरूरत है, मुक्त रूप से, यहाँ समझो, मुक्त रूप से मतलब निर्वात में, और निर्वात में कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो उसका वजन होता ही नहीं है भाई साहब।
अगला प्रश्न है, ऊंचाई में कमी के साथ क्या बढ़ता है? जी का मान बढ़ता है। ऊंचाई घटेगी, जी का मान बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, जी का मान घटेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब जब किसी पिंड जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो बढ़ता है उसका भार। क्या बढ़ता है? उसका भार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जी का मान ध्रुवों पे ही तो अधिकतम होता है। क्यों? ध्रुवों पर। अब ये नहीं कह रहा ध्रुव पर, ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। आगे देख लीजिए दोस्तों, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ और स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा जब पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाएगा। बात समझने की जरूरत है। बड़ा से बड़ा पत्थर भी अगर समुद्र में फेंका जाए तो क्या होगा? तैरने लगेगा। ऐसा ना समझ लेना कि राम सेतु पुल बन रहा है फिर से, कि राम जी जो है पत्थर जो है नाम लिखवा लिखवा के फेंकते जा रहे हैं और आपका पत्थर तैरने लगेगा। नहीं दोस्तों, यहाँ केवल कहने का मतलब ये है कि जब हम पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो लहर खाते हुए मतलब तैरते हुए नीचे जाएगा। नीचे तो जाएगा लेकिन तैरते हुए, माने उसका वजन बहुत कम या नगण्य हो जाएगा। तो निमज्जित होने का मतलब पूरी तरह से उसमें समाने के लिए। आगे देख लीजिए दोस्तों, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाता है और h का मान u²/2g होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है आपके लिए। क्यों है क्रिटिकल? इसका रीजन यहाँ समझने की जरूरत है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है और h का मान h=u²/2g के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? h है ये है दोस्तों h=u²/2g। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं h=u/√2g। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग 0 होता है तथा त्वरण क्या होता है? लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिकतम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का वेग भी माने कि गुरुत्वीय त्वरण ऊपर की तरफ गुरुत्वीय त्वरण से नहीं जा रही है। अगला प्रश्न क्या है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन माने भार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, असमान आसमान सॉरी आसमान आसमान की ओर जाते हुए आसमान की ओर फेंका गया या जाते हुए एक पत्थर पृथ्वी की ओर वापस आता है तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है और जिसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। माने कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं और वो पुनः नीचे आ जाती है, किसके कारण? ग्रेविटी बल। और न्यूटन का जो नियम है ना, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसी कारण है क्योंकि सेब जो है उनके ऊपर ही गिरा पेड़ से टूट के और फिर उन्होंने ऊपर फेंकने का प्रयास किया किंतु वो ऊपर नहीं गया। इसका कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल है प्रकृति में और पृथ्वी में भी। अगला प्रश्न जो है वो है दोस्तों, यह कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा है। कोई भी पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है यह प्रमाणित करने के लिए केवल इतना जरूरी है कि उसमें केवल एक और एक ही बल हो, वो हो गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, गुरुत्व जनित त्वरण को दर्शाया जाता है किससे दोस्तों? तो गुरुत्वीय जनित त्वरण को दर्शाया जाता है अंग्रेजी के स्मॉल जी, छोटे जी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर आवाज नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा
नहीं करती है। माने कि ध्वनि के माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को गति करने के लिए। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण हमें ये ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, उपग्रहों की गति और पलायन वेग से संबंधित ये प्रश्न है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो ग्रहों की परिक्रमा जो है इसके पथ का आकार होता है फैला हुआ वृत्त। ग्रहों की परिक्रमा पथ कैसी होती है? परवलयाकार। एक ऐसा वलय होता है, कैसा वलय होता है? एक ऐसा वलय होता है। इस वलय के चारों ओर कोई भी जो है इस प्रकार जो है सर्किल राउंड में घूमते रहते हैं, ये चलती रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा, एक एक जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। क्या? जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? जो अभी मैं आपको बता चुका, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय या सूर्य के केंद्रीय शब्द के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। माने कि सूर्य को केंद्र मानकर जो है या पृथ्वी को केंद्र मानकर अन्य ग्रह गतिमान हैं। एक भू-स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा के पूर्ण परिक्रमण को करने में 24 घंटे का समय लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पदार्थ के गुणों से संबंध है। अब देख लीजिए, पदार्थ के गुणों से संबंधित जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं इनको भी हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और ख़ास तौर से ये प्रश्न जो है आपके उन विद्यार्थियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कुछ उन व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक हैं जो कि टेक्नीशियन और आईटीआई से संबंधित जो है प्रश्न से मिले जुले होते हैं और ये टेक्निकल क्षेत्र में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इन्हें भी कि प्रत्यास्थता से संबंध में जो क्वेश्चन यहाँ दिया है। पहला, प्रत्यास्थता को हम लोग इंग्लिश में इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी आप लोग जानते होंगे, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम लोग पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इसे इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता को। जैसा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग कोई ऐसी चीज़ों को मोड़ते हैं और उन्हें छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं, तो उन्हें हम प्रत्यास्थ अवस्थाएं या इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। देखिए, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों अगला प्रश्न है जो वो है आपका, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि ये क्रिटिकल शब्द हो जाते हैं क्योंकि ये स्पेशली टेक्निकल से संबंधित होती है। कंप्रेस करना, जैसा आप लोग जानते हो कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाने का मतलब ये है कि जो कंप्रेस की हुई वस्तु है वो पुनः अपने प्रारंभिक रूप में आने का प्रयास करती है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सीजीएस इकाई में विकृति की इकाई है तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है दोस्तों, विकृति की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है और ये प्रश्न जो है एएलपी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है उसकी सुघट्यता। क्या कहलाती है? बिना भंजन माने कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता को हम सुघट्यता बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक 1 होता है। जो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं उनका गुणांक 1 होता है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही था ये थोड़ा सा। अब अगला प्रश्न जो है हमारा वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन से संबंधित है।
देख लीजिए दोस्तों, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है कैपिलरी या केशिकत्व क्रिया के कारण। जो आपका कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखना केशवत्व के कारण संभव है। अगला प्रश्न है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, वह गुणधर्म जिसके कारण जल की गिरती हुई बूंद गोल हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे द्रवों के प्रवाह से संबंध है। ये दोस्तों वो प्रश्न हैं जो अभी पूछे गए खासतौर से आरआरबी और एनटीपीसी में है। ये आपको फिर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है कब कौन सा प्रश्न आया है। वो तो थोड़ा सा क्या है, शब्दों को बड़ा करके जैसे कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दी, इसलिए मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा हिडन करके रखा है, छुपा के रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे जो हमारे प्रश्न हैं वो द्रवों का प्रवाह से संबंधित हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड्स संबंधित हैं। तो देख लीजिए, हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं इसका, घर्षण रहित और असंपीड्य क्या होता है? घर्षण रहित और असंपीड्य होता है क्या? एक आदर्श तरल पदार्थ। एक आदर्श तरल पदार्थ जो होता है वो घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला जो दाव होता है वो भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसका कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से कहीं अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित, उत्प्लावकता के सिद्धांत से संबंध में है। देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न पहला हमारा ये है कि उत्प्लावकता के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरती हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचानने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर आर्किमिडीज ने आपको उत्प्लावकता के नियम को समझाया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वह कारक जो किसी भी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। कहने का मतलब ये है कि उत्प्लावकता के बल के परिमाण पर निर्भर करने वाली चीज़ें हैं वो तरल का घनत्व और डूबी हुई वस्तु का आयतन। ठीक है, जो वस्तु उसमें डूब रही है उसका क्या आयतन है, क्या वेलोसिटी है, और उसका क्या घनत्व है तरल पदार्थ का जिसमें वो डूब रही है। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, यदि उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि यदि उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम है, उत्प्लावक बल का मान यदि वस्तु के भार से कम है तो वो डूब जाएगी, और यदि अधिक है तो वो तैरती रहेगी। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है, बल का मान अधिक है तो तैरती रहेगी, और कम है तो डूब जाएगी। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर है तो तरल के अंदर तैरती रहेगी, ना डूबेगी ना तैरेगी, माने कि बीच में रहेगी वो। वह सिद्धांत या नियम जिसके आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं वो कहलाती है आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल लगाया जाता है। जहाजों की गति में वृद्धि आधारित है किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि ऊपरी प्रणोद और भार प्रयुक्त होती हैं विपरीत दिशा में। जी हाँ दोस्तों, ऊपरी प्रणोद और भार जो है वो हमेशा विपरीत दिशा में। अब यहाँ समझने की जरूरत है, आप लोग नहीं समझ पाए तो इतना समझ लीजिए कि ऊपर की ओर पानी के द्वारा लगने वाला बल और भार माने जहाज का भार जो नीचे की ओर, तो ये हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, बाकी हम लोग अगली टेस्ट सीरीज को नेक्स्ट वर्किंग डे में लगाते हैं। दोस्तों किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को वायंट फोर्स कहते हैं। शायद ये प्रश्न आपने अभी तक नहीं सुना होगा, तो इसलिए इस प्रश्न को रटने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने माने कि ये कोई मोटी वस्तु ले लीजिए, उसे तरल लिक्विड फॉर्म वाले
वो जो है पदार्थ में डाल दीजिए, तो वो ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? वायंट फोर्स, माने कि उत्प्लावन बल, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वायंट फोर्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट तथा कुछ अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।